Hi viewers, this is me Rubaha Imran and my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हरि मोहन जी ने। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं भारत को बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीजेपी पार्टी ने जो है इलेक्शन के जो है उसे विन किया है। क्या कहेंगे, 3 स्टेट्स में उन्होंने अपने कुर्सी को दोबारा से थाम लिया है। क्या कहना चाहेंगे इस बहुत बड़ी विक्ट्री को देखते हुए? देखिए, एक्चुअली इंडिया इज अ फेडरेशन। अच्छा अभिषेक जी, सर आपको वेलकम। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, इट्स अ प्लेजर सर टू मीट यू, इट्स अ एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू। जी सॉरी, आप बोलते रहे, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली क्या है रिबाहा जी के हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो है फेडरल सिस्टम। इस फेडरल सिस्टम में सेंटर के जैसे आपके यहाँ पर भी सेंटर के इलेक्शंस अलग होते हैं, स्टेट्स के इलेक्शंस अलग होते हैं। हमारे यहाँ इस फेडरल सिस्टम में ऑटोनॉमी स्टेट के पास ज्यादा है। ये एक मीडिया हाइप बना दिया गया जिसमें इवन एक छोटी सी जो काउंसलर्स के इलेक्शंस होते हैं उनमें भी अगर हार हो जाती है तो भाई मोदी की हार, और अगर जीत हो जाती है तो मोदी की जीत। असलियत में ऐसा नहीं है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी। बीजेपी ने वहां पर अपना कैंडिडेट जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट था वो प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन बीजेपी के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया। ये कहा जाए कि ये मोदी के नाम पर इलेक्शन था, तो ऐसा नहीं है। मोदी वाज अ पार्ट ऑफ कैंपेन, नॉट द ओनली कैंपेनर हियर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देखिए बीजेपी, मोदी जी ने लगभग 20-25 सभाएं की होंगी, रैलीज वगैरह। जो मेन कैंडिडेट सीएम कैंडिडेट है शिवराज सिंह चौहान, जो वहां के सीएम भी है, आप देखिए उन्होंने 178 रैलीज की हैं। तो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया आप खुद सोचकर देखिए। बीजेपी की विक्ट्री है, बिल्कुल सही बात है। केवल मोदी की विक्ट्री है, नॉट राइट। आप इसके बाद आ जाइए छत्तीसगढ़ के अंदर भी ऐसा ही है। सारे का सारा मामला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, रमन सिंह वर्सेस भूपेश बघेल था। अब यहां मोदी ने अपना रोल प्ले किया, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन क्या ये मोदी का ही इलेक्शन था? क्या मोदी ही जीत रहे हैं? क्या मोदी ही हार रहे हैं? तो ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है। इससे पहले वाले इलेक्शंस को भी अगर आप उठाकर देखेंगे ना, राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस राजस्थान में जीती, लेकिन सारी लोकसभा के जैसे इलेक्शंस हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के, 25 की 25 सीट्स राजस्थान की किसको मिली? बीजेपी को। इसी तरीके से एमपी के अंदर है, बीजेपी एमपी के अंदर हार चुकी थी, लेकिन टोटली सिर्फ 2 सीट्स ऐसी थी या एक सीट ऐसी थी जो कांग्रेस को मिली, बाकी 26 सीट्स 27 में से बीजेपी को। ये ऐसी बहुत सारी जगह होता है। यहां हमारी मैच्योर डेमोक्रेसी, और मैच्योर डेमोक्रेसी की एक खास बात यह है कि हमें पता है कि स्टेट में किसको वोट देना है, सेंटर में किसको वोट देना है। हाँ, मीडिया इस चीज को जो प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि उसे ग्रैंडुलर बनाना होता है ना किसी भी चीज को, तो मोदी सबसे बड़ा एक आइकन है, मतलब जिसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा बिकने वाला एक जो आइकन वो वही है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई मोदी जीतेगा, मतलब अगर बीजेपी जीत गई तो मोदी जीत गए, अगर बीजेपी हार गई तो मोदी भी। आप इससे अंदाजा लगाइए दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस में, एमसीडी के इलेक्शंस, हालांकि दिल्ली एमसीडी बहुत बड़ी है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का तो उसका सिर्फ एमसीडी का बजट है, नालियां वगैरह साफ करवाने वाले का। तो सोचकर देखिए, सिर्फ एमसीडी के अंदर अगर बीजेपी जीत रही है तो हार रही है, तो वो पता है कैसे प्रोजेक्ट हो रहा है? क्या मोदी लहर खत्म हो गई है? लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। कैन यू इमेजिन? और वही बीजेपी दिल्ली की सीटों में साथ के साथ ले जाती है, फिर उसके बाद मोदी लहर आ जाती है। तो मीडिया की जगह अगर हम रियल फॉर्म में देखें तो हमारा जो कंट्री का सिस्टम है उसमें मैच्योर्ड डेमोक्रेसी का फीचर यही है कि उन्हें पता है लोकल लेवल पर किसको इलेक्शन वोट देना है, स्टेट लेवल पर किसको, सेंट्रल लेवल पर किसको। तो अलग अलग जगह पर, हाँ, इसे आप बीजेपी की जीत कहेंगे, बिल्कुल सही बात है, बीजेपी की जीत है। सिर्फ मोदी की जीत मुझे नहीं लगता कि हम इस मामले में थोड़ा सा जस्टिफाई कर पाएंगे। बाकी अभिषेक जी और ज्यादा बेटर बताएंगे। अभिषेक सर, आपको वेलकम हमारे प्रोग्राम में। और क्या कहेंगे इस विक्ट्री पर और लैंडस्लाइड जो मोदी जी ने और बीजेपी पार्टी ने एक बार फिर से जीती है, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हर
हर पॉइंट पे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी पार्टी जो है वो बहुत आगे जा रही है। जहां देख ले बीजेपी पार्टी को का डंका बजता हुआ हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं देखिए, हमारे मित्र हरि जी ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया और मैं उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो उन्होंने कहा उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन में एक डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ पीपल, इट इज मैनिफेस्टेड थ्रू द वोट। ठीक है ना, आप क्या सोच रहे हो वो वोट के माध्यम से परिलक्षित होगा। तो आप लोगों को क्या सोचवा रहे हो, वो किस सोच के तहत आपको फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं वोट, कि हम ये सोच पे आपको वोट दे रहे हैं। दिस इज द होल गेम। ठीक है ना, मैं डेमोक्रेसी इज अ मच लार्जर एक्सरसाइज देन इलेक्शन। ठीक है ना, डेमोक्रेसी, जैसे मैं अभी फकर जी के चैनल पे भी था, वहां लोगों ने पूछा इंडिया की डेमोक्रेसी में और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में क्या आता है, तो मैंने उनको कहा कि आप इलेक्शन को डेमोक्रेसी कह रहे हो, दैट इज फुलिशनेस। बिकॉज आप इलेक्शन के थ्रू सारे नॉन डेमोक्रेटिक काम करना चाहते हो, उसको आप इलेक्शन कह रहे हो, दैट इज नॉट इलेक्शन, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीन्स होता है जब आप, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ स्टेट एंड दैट रिस्ट्रिक्शन इज नोन एज राइट्स ऑफ द पीपल। तुम्हारी गवर्नमेंटल पावर खत्म हो जाती है जहां से मेरे अधिकार शुरू हो जाते हैं। यह है डेमोक्रेसी का एक बेसिक, जो आप समझ लीजिए मैकेनिज्म फॉर्म है, जिसको आप मैकेनिकली एक किसी अरेंजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली मैनिफेस्ट करते हो कि भैया से ये सिस्टम फंक्शन करेगा। बट डेमोक्रेसी इंडिया में हजारों साल से है। डेमोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंटल पावर तो होगी ही होगी। तो जहां भी गवर्नमेंटल पावर है तो डेमोक्रेसी का, वो गवर्नमेंटल पावर का डिवीजन है नहीं है, वो एक अलग चीज है। मगर गवर्नमेंटल पावर का फॉर अ पब्लिक होना ही डेमोक्रेसी की एक, एटलीस्ट पावर की एक निशानी है। तो आप देखें, हमारे यहाँ चाणक्य को अर्थशास्त्र में पढ़े, वो शुरू से लिख रहा है कि राजा का जो वेलफेयर है वो प्रजा की वेलफेयर में है, अपनी आइडियोलॉजी में नहीं, अपने वेलफेयर में नहीं, प्रजा की वेलफेयर में है। दिस इज अ चेक ऑन द पावर ऑफ, आप जो भी सोचो वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रजा क्या क्या हित में है वो आपको सोचना पड़ेगा। सो एक 1970 से 1950 के बाद से भारत जो है वो एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई भारत को। बट भारत है क्या, इसकी बहुत विविध तरह की और कंफ्यूजिंग आइडियोलॉजीज दी गई। द आइडिया ऑफ इंडिया, and people couldn't resonate. Some people understood India in a X manner, some people understood it in Y manner. But जो zeitgeist या जो कॉमन पर्सन है वो इंडिया को कैसे देखता है, ये बात लोगों तक पहुंचानी बहुत मुश्किल हो रही थी। और जो बात पहुंचाई जा रही थी लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सफोकेट कर रहे थे। अब जैसे भारत में रामनवमी की छुट्टी होती है, भारत में दीपावली की छुट्टी होती है। एक आदमी मरता है तो वो राम नाम सत्य के बिना उसका संस्कार नहीं हो सकता, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर अनटचेबल की कैटेगरी में यहां डाल दिया। ये डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम हुआ। भारत की आइडेंटिटी को एक आइडियोलॉजी के सब्जेक्शन में ला दिया गया। लोग उससे बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि हम नहीं हैं किसी के अगेंस्ट में। अगर हम अपनी चीजें पसंद करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम आपके अगेंस्ट में। This suffocated Indians. So over the period of time, जो सेफोलॉजी है या जो स्टडी ऑफ सेफोलॉजी है, लोग क्यों वोट कास्ट कर रहे हैं, उसमें दो चीजें मुझे समझ में आती है, आई कैन बी करेक्ट। नंबर वन, लोगों ने ये मांगना शुरू कर दिया कि भाई अगर हम वोट दे रहे हैं तो तुम हमसे 50 रुपए ले रहे हो, उसको जरा तुम इंसेंटिवाइज करो। 50 रुपए की जगह हमें तुम बिजली का हर महीने बिल माफ करो, हमें पानी का बिल माफ करो। लोगों ने इस पे वोट देना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग, और वो डिमांड को पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एक मोहरा बनाया, कर्जा माफ, ये माफ, वो माफ। ये पीपल को रेजोनेट किया। व्हाई नॉट? आई एम अ नॉर्मल मैन, मेरी जिंदगी यही है, मुझे अगर तुम मेरा कर्जा माफ कर देते हो मैं तुम्हें वोट देने को तैयार हूं। तुम 100 रुपए लेकर के और एक चिकन और लिकर की बॉटल से देते हो, एक दिन के लिए देते, मेरा तुम 10 लाख का या 1 लाख का 2 लाख का कर्जा माफ करा दो। दैट्स अ डील, डन डील। लोगों ने वोट दिया उसके ऊपर, और सही वोट दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि ये जो सबने ऑफर करना शुरू किया तो लोग, पीपल बिकम मोर एंड मोर डिमांडिंग, और क्या मिल सकता है। देन इंडिया जो रिसर्च करना शुरू किया, जो डायस्पोरा बाहर से था, इंडिया का नाम आना शुरू किया, और उसके बाद एक पर्टिकुलर गवर्नमेंटल आइडियोलॉजी आई जिसने लोकल आइडियोलॉजीज को दबाने की कोशिश की, कई झूठ को नैरेट किया, उससे लोग थकने लगे। तो फिर
इंडिया को जो आइडेंटिटी था, ये मोज़ैक है ऑफ वेरियस कल्चर, वेरियस कास्ट, इस आइडेंटिटी से लोग बाहर आना चाहते थे। तो फिर राष्ट्रवाद को एक यहां पे जोड़ा गया मोदी जी के माध्यम से। राष्ट्रवाद बिकेम एन एंटीडोट फॉर कास्टवाद। अच्छा, इंडियन नेशनलिज्म इज अ बैड थिंग। अगर आप यूरोपियन नेशनलिज्म की आइडिया को समझेंगी तो इन यूरोप नेशनलिज्म हैज कॉज्ड हैवक, कोई शक नहीं इसमें। और पर नेशन और राष्ट्र अलग अलग चीज है, क्योंकि इंडिया जर्मनी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, इंडिया यूरोप से क्लियर किया जाएगा। जैसे यूरोप में कई देश हैं, पुर्तगाल है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, लिथुएनिया है, 50 उनकी नेशनल आइडेंटिटीज है। सेम इन इंडिया, यहाँ पे तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, उड़िया है, राजस्थानी है, मारवाड़ी है, हिंदी है, बिहारी है, मगही है, उसके बाद नागालैंडी है, मणिपुरी है। ये जो आइडेंटिटी, जो मोज़ैक है, इनकी सबकी धुरी कल्चरल इवोल्यूशन वो एक जगह जाकर के सिमट जाती है। वो है हमारा जो वैदिक फॉर्मेशन ऑफ लाइफ है। उसको अब आप वेद को रिजेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल रिमेन दैट बुक। एंड उसके बाद तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका अम्बिलिकल कॉर्ड आप उसी से जोड़ोगे। इसका अम्बिलिकल कॉर्ड आप जाकर के रोम से, या इसका अम्बिलिकल कॉर्ड कहीं और से नहीं जोड़ सकते। उसमें कोई कमी थी, उसको रिफॉर्म करने के लिए यू गॉट दिस बुक, और उसको आप रिफॉर्म कर सकते हो, उसी को रिफॉर्म करोगे। और इंडिया ने यही किया भी। इंडिया ने, आप देखें, जब रिफॉर्म शुरू किया तो हिंदूज को ही रिफॉर्म करते रहे, दूसरी कम्युनिटी को रिफॉर्म करने का साहस वो नहीं ला पाए, जिसको मोदी जी कह रहे तुष्टीकरण। वो क्यों? क्योंकि आपको पावर ही था उनको रिफॉर्म करने का, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसको आप कहते हैं। सो राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद, वो निगेटिव नहीं है, वो रिजेक्टिंग नहीं है, वो फासिज्म नहीं है। ये कहने के हम समझाते समझाते कह गए हमारा राष्ट्र नेशन का सही ट्रांसलेशन नहीं है, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे हमारे एक मित्र थे, उनको एक बार मैं ये कह के खत्म करूंगा, आप हरी जी से बुलवा लीजिएगा। हमारे एक मित्र थे, उनके बच्चे को एक बार डिटेक्ट हुआ कि कैंसर है, और कलकत्ता के बेस्ट डॉक्टर ने कह दिया इनको कैंसर है। कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू हुई, मगर वो ट्रीटमेंट रिजल्ट नहीं ला रही थी। वो बड़ा परेशान हुए, कलकत्ता से बंबई ले गए टीस, और जहां भी लोग जाते थे, वो जब किसी कैंसर स्पेशलिस्ट की बात, जब वो डॉक्टर का नाम था, उन्होंने कहा यार इन्होंने डायग्नोज कर दिया, एंड ऑफ द मैटर। मगर वो रिजल्ट ही नहीं ला रहा था जो बच्चे के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा था। तो फिर उन्होंने अपना खुद का रिसर्च करना शुरू किया, एंड समहाउ रिसर्च करते करते उनको मिला कि देयर इज ऑल्सो अ न्यू बैक्टीरिया, या जो भी उसका वर्ड है, वो आइडेंटिफाई हुआ, वो विच इज अ ट्यूबरक्लोसिस, बट इट लुक्स लाइक कैंसर। तो ये अपने डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने कहा यार ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? डॉक्टर्स ने सोचा, उन्होंने कहा ओके ठीक है, हम ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करके शुरू करते हैं, जो उस बैक्टीरिया के था। उन्होंने वो करना शुरू किया, एंड देन द मैन स्टार्टेड गेटिंग हील्ड, क्योर जो था वो शुरू हो गया। सो पॉइंट ये है कि आप एक आइडिया पढ़ते हो, एक आइडिया जानते हो, उसको अगर आप हूबहू सामने वाले पे लगा दोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन। इंडिया में ये चीजें हुई, लोगों ने नॉलेज को पढ़ा। जैसे मैंने कई ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिसमें लोगों को, इंडिया को बाहर वालों ने बताया कि ये है इंडिया। आपको संस्कृत पढ़ना, आपको मैक्स मुलर पढ़ना पड़ता है कि मैक्स मुलर ने क्या ट्रांसलेट किया है। तो फिर आप मैक्स मुलर की दृष्टि से, अब मुझे अगर संस्कृत पढ़ना मुझे आता ही नहीं, मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन ही पढ़नी, मैं हिंदी भी नहीं पढ़ पाता। सो आई सी माई सेल्फ थ्रू समवन एल्सेस आइडिया। तो वो एक प्रॉब्लम का घर बना। ये जो वोट मिल रहा है, ये वोट मिल रहा है एक तो कि हमें क्या दे सकते हो, 12,000 रुपए दो, 5,000 रुपए दो, ये प्लस कि हमारी एक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है। कास्ट सिस्टम, ये सिस्टम लोगों को तोड़ के जातिवादिता, विच इज रियलिटी इन इंडिया, बट लोग इससे ऊपर आने को तैयार हैं। और भारतीय राष्ट्रीयता जो कई कास्टों को एक साथ जोड़ती है, इसलिए वो नेशनलिज्म होमोजेनिटी वाली तो नहीं हो सकती। नेशनलिज्म इज एसेंशियली होमोजेनेटिक आइडिया, कि एक होमोजीनियस सोसाइटी क्रिएट करती है। राष्ट्रीयता ऑन द कॉन्ट्ररी एक प्लूरलिस्टिक आइडिया है, राष्ट्र प्लूरल सोसाइटी क्रिएट करता है। नेशनलिज्म होमोजेनियस सोसाइटी क्रिएट करता है। नेशनलिज्म एथनिसिटी का नाम से, अगर आप यूरोपियन नेशनलिज्म की बात करो, वो एक एथनिक आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। इंडिया की एक एथनिक आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। इंडिया की कई तो राष्ट्र कई एथनिसिटी को मिलाकर के बनता है। राष्ट्र कई लैंग्वेज अपने अंदर समाहित कर सकता है। कोई एक लैंग्वेज, एक राष्ट्र का कोई लैंग्वेज नहीं होता, वो लोग बात करते हैं कल्चर के थ्रू। So this is overall, this is what happening. India is going through a very strong, जिसे कह लीजिए tectonic shift in the mind of people as they perceive India, कि हम कौन हैं।
जैसे वो एक स्टैनफोर्ड के किताब लिखी गई थी अमेरिकन के लिए कि हु आर वी, उन्होंने, मैं हरी जी उनका नाम बता देंगे, मैं उन प्रोफेसर साहब का नाम भूल रहा हूँ, बड़ी नैरो और पेडेंटिक से डेफिनेशन दी थी उन्होंने. सो इन इंडिया वी आर आल्सो स्ट्रगलिंग टू नो हु द हेल आर वी, हम हैं कौन भैया, ये बताओ हमें पहले. And that's the struggle which perhaps resonating with the Modi's ideas. I'm so sorry I spoke for so long. Hari ji, it's all over for you. All over to you. सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं, और उसके अलावा कुछ यहाँ पर कहा ये भी जाता है, इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है कि इंडिया जो मीडिया है वो मोदी जी के फेवर में बहुत ज्यादा परफेक्टली, कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है जो उनके बारे में इतनी सच्चाई या उनको मतलब इतना परफेक्ट बताया गया है, उनका मीडिया ये बताता है, इसलिए यहाँ पर उनको गोदी मीडिया कहा जाता है. इस पर आपकी क्या राय है, दोनों के बारे में, इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप क्या कहेंगे? सर आप म्यूट हैं. मुझसे या अभिषेक जी से? सर आपसे 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 देखिए, पहला तो आपने क्वेश्चन पूछा कि इंडियन डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में फर्क क्या है. देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया की डेमोक्रेसी की अगर हम रूट्स को देखें तो जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही है कि हमारी रूट्स हमारे कल्चरल डीएनए में तब से है जब हम जन की बात करते थे, महाजनाज. मुझे पता है, जहां तक मैंने पाकिस्तानी हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ा है, वहां पर आप लोगों को ये महाजन पद और अशोका से लेकर आपको तो मीर कासिम से पहले कुछ पढ़ाया नहीं जाता, और उसमें भी सारा जंप करके पढ़ाया जाता है. तो अगर आप हमारी रूट्स को उठाकर देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको कभी भी रूलिंग क्लास नहीं मिलेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास था, रूलिंग क्लास नहीं था. और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास था उसमें कोई किंग नहीं था. इसी तरीके से हमारे यहाँ वैदिक एज पूरा 1000 इयर्स का ऐसा निकला है जहां पर कोई किंग आपको नहीं दिखाई देगा. जन उभर के आए, जन, और उसके बाद जनपद. लास्ट में जब महाजन पद आए तो उनके ऊपर भी एक पूरी की पूरी सभा और समिति नाम की ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जो उनको इलेक्ट करती थी. जिस महाभारत का हम लोग नाम सुनते हैं, वहां पर भी जो भरत जो थे उनको उनके जन ने चुना था, इलेक्ट किया था, सेलेक्ट नहीं, वो हायरार्की नहीं थे. तो जो बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो हमारे कल्चरल डीएनए में है, ना कि वो कहीं से हमने कहीं से हायर की है या कुछ भी. यही डेमोक्रेसी अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस में भी दिखाई देगी. और कांग्रेस ने जब से उसकी फाउंडेशन थी, भले ही एओ ह्यूम ने की, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक कल्चर, वो एक डेमोक्रेसी के ऊपर जो फोकस किया, कभी भी वन मैन आर्मी बन के नहीं रही, कभी भी, हाँ, एक लीडर चुना, उस लीडर के पीछे रही, कभी भी वन मैन आर्मी बहुत ज्यादा बन के नहीं रही. और हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो इनका सबसे पहला स्ट्रगल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में था. और आम जनमानस भी हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, क्योंकि एक तो कल्चरल डीएनए में हो गया, ऊपर से वो जिस तरीके से आगे नई गवर्नमेंट आई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की बात करने लगे. यहां पहली और आखिरी थ्रेट अगर हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को मिली हो तो इंदिरा गांधी के टाइम पर मिली, जिसे हम इमरजेंसी का काल कहते हैं. और पाकिस्तानी उसको बड़ा जोर शोर से उठाने की कोशिश करते हैं कि एक बार तो आपके यहाँ भी हुआ था, एक बहुत छोटा सा 3 साल का फेज है 75 ईयर्स में, वो भी 3 साल नहीं है, लगभग 32 मंथ्स का है. उसमें जो था वो हम अलग लेवल पर डिस्कस कर सकते हैं कभी, कि इंडिया में जो इमरजेंसी हुई थी उसके रीजंस क्या थे और उसके आउटकम्स क्या थे. लेकिन हमारे यहाँ की जो लोग थे उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, अच्छा सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ आर्मी ने कभी भी इंटरफियर नहीं किया हमारी कंट्री ने, कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट में एक जैसे होता है ना, फोर्स चुपचाप साइड में खड़ी रही, उसे कोई मतलब नहीं है. उसने क्या किया, डेमोक्रेसी को कभी हाईजैक नहीं किया. हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती रही, इन्होंने एक दूसरे को जेल में डाला, इन्होंने एक दूसरे को इधर उधर किया, हमें कोई मतलब नहीं, बाकी किसी भी गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट को कोई मतलब नहीं था. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था. वहीं अगर आप पाकिस्तान को उठाकर देखते हैं तो पाकिस्तान में कभी भी, पहली बात, गलत ना समझें, आपका चैनल पाकिस्तानी देखेंगे, पाकिस्तान मेरी नजर में नहीं, इवन हम लोग जो क्लास में भी डिस्कस करते हैं हमारे सब जगह पर, पहला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नियो कॉलोनियलिज्म का पहला एग्जाम्पल था. यहां पर आपको आजादी मिली नहीं,
पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें दीवार पे बैठा हुआ एक भाई पूरे के पूरे परिवार के स्ट्रगल को देख रहा है और एंजॉय कर रहा है, दीवार पे बैठ रहा है। जब बंटवारे का नंबर आया तो वो कूदकर खड़ा हुआ और ये कहता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस। जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना किया था कि जब हिंदुस्तान को आजादी मिलने लगी अंग्रेजों से, तो महात्मा गांधी ने कहा लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड्स और जिन्ना ने कहा डिवाइड एंड क्विट। ये दो स्लोगन्स हैं जिन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान के, मतलब आइडिया तो कुछ था ही नहीं, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को आप भूल जाइए। अब डेमोक्रेसी नहीं है तो अच्छा उसके बाद मजे की बात, अच्छा एक बात बताइए, कभी भी आप डेमोक्रेसी के ऊपर ही आऊंगा, पाकिस्तान की जो डिमांड की गई थी वो मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए की गई थी ना, पाकिस्तान में तो माइनॉरिटी कभी था ही नहीं। अच्छा मजे की बात, यानी मुस्लिम माइनॉरिटी कहां है? इंडिया में। डिमांड कहां की, किस राइट्स की बात कहां होनी चाहिए? सिक्योरिटी ऑफ राइट्स की बात कहां होनी चाहिए? इंडिया के मुस्लिम्स के लिए। अब मिल क्या गया? पाकिस्तान। अरे भाई उस पाकिस्तान को तो वो पहले मेजोरिटी में थे, उनको तो हिंदुओं से वैसे भी खतरा नहीं था, तो आजाद उन्हें कर दिया गया। डिमांड उनके लिए थी। ये क्या बकवास थी? ये असलियत में कुछ नहीं था। ब्रिटिशर्स को अपने फुटप्रिंट्स साउथ एशिया में रखने के लिए कंट्री चाहिए था, वो था पाकिस्तान। जिन्ना को टीबी हो चुकी थी 1946, जनवरी 1946 में पता लग चुका था। और आप उठाकर देखिए, डोमिनिक लेपियर के बुक में साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टर बी लाल नाम के डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब थी बॉम्बे के अंदर, वहां जाके जिन्ना अपना चेकअप करवाते हैं और कहते हैं भाई मेरे ये टीबी का पता मत दियो किसी को। मैडम ब्रिटिशर्स को पहले दिन पता था उसे टीबी हो चुकी है, और वहां से आपके पाकिस्तान की नींव रख दी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि कोल्ड वॉर में इंडियन गवर्नमेंट सोशलिस्ट आइडियाज को फॉलो कर रही थी, कांग्रेस। इस वजह से इंडिया से ब्रिटिशर्स की बनने वाली नहीं थी, और उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो अंग्रेजों को यस सर कह के फॉलो करे, वो था जिन्ना। आपके चैनल के ऊपर मैं आपके फादर की बुराई कर रहा हूं, लेकिन आप एक लॉजिकली सोचकर देखिएगा, वो आपके कायदे आजम जिन्ना थे जिन्होंने इसको फॉलो किया, मतलब अंग्रेजों को कभी फॉलो किया। भाई चाहे जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इवन कोई भी हो गया, हर कोई लड़ रहा था अंग्रेजों से। सिर्फ मुस्लिम लीग ऐसी थी जो अंग्रेजों से कभी नहीं लड़ी, वो सिर्फ कांग्रेस से लड़ी। और यही एक बड़ा कारण था कि पाकिस्तान जब बना तो अंग्रेजों ने उसे दान दे दिया कि ये लो। आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट इस्लाम? यू विल फाइंड नथिंग। व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ कंट्री या नेशन? हम क्यों इकट्ठे रह रहे हैं? भाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आई एम फ्रॉम हरियाणा, अभिषेक जी इज फ्रॉम समवेयर, तमिलनाडु से कोई उठाकर बुला लीजिए, हमारे मेरे चैनल के ऊपर गिरधर मामी जी आते हैं, वो तेलुगु है, आराम से बात करते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं इंडिया के 45 सिटीज में क्लासेस ले चुका हूं, 45 सिटीज, आप सोचकर देखिए। और मतलब जैसे उनमें मैक्सिमम वो है जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर की है, बहुत से सिटीज। ऐसी सिटीज में मैं हिंदी बेल्ट का साउथ के, और मजे की बात ये, मुझे नॉर्थ में कोई पसंद नहीं करता, साउथ में ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरी क्लास लेते हैं। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर बिकॉज आइडिया ऑफ नेशन, जिसे हम अभी भाई साहब कह रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में राष्ट्र, और वो हम उसे पुराने वाली उसके ऊपर बात करें तो राष्ट्र का एक जो विचार है वो हमारे यहाँ मौजूद है, पाकिस्तान में है ही नहीं। ये नियो कॉलोनियल स्टेट स्टैब्लिश हुआ जिसमें जिन्ना के बारे में पता था ज्यादा से ज्यादा 2 साल, इसलिए दुनिया के बाकी सारे स्टेट्स आजाद हुए 1948 में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आजाद कर दिया 47 में, जल्दीबाजी में 16 दिन के अंदर तो दोनों देशों की लाइनें खींच दी थी। ये तो शायद आप, मतलब हम वो लोग इस चीज को डिस्कस नहीं करते। सर रेडक्लिफ ने 16 डेज, कैन यू इमेजिन, उसे सिर्फ फाइलों पे साइन किए, कौन सा कहां है उसे मतलब नहीं है, उसे दिल्ली लंदन जाना है, स्कॉटिश था उसे, और मजे की बात वो कभी इंडिया आया भी नहीं था। ऐसे में अगर एक कंट्री बना तो वहां पर एक डेमोक्रेसी जैसी वैल्यू कभी डेवलप हो पाएगी इतनी जल्दी? वैल्यू को तो डेवलप होने के लिए टाइम लगता है ना। और यही रीजन है, आपके पहले प्रधानमंत्री जो है, कोई प्रधानमंत्री सड़कों पे भीख मांगते हुए मरा है, तो आप याद कीजिए, मैं नाम नहीं बता रहा उसका, चलो ये भी एक क्विज खेल लेंगे और आपके पाकिस्तानियों से पूछिएगा एक के बाद एक। तो वहां डेमोक्रेसी है कहां? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप कभी एग्री नहीं कर रहे। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो हमारा 52 में 1950 में बनकर तैयार हो गया, उसको हम चेंज करते रहे, लेकिन स्टिक टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
पाकिस्तान में आप देखेंगे वहां कॉन्स्टिट्यूशन जाके 56 में बना, वो भी जैसा बना उसको एक्सेप्ट नहीं किया, 66 में 67 में बन रहा है, उसको 72 में लागू कर रहे हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कहां है पता नहीं। डिक्टेटरशिप जो आती है वो बड़ी हार्मफुल होती है किसी भी कंट्री के लिए, और जानबूझकर और किसी भी एस्टेब्लिश्ड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे देना, कैन यू इमेजिन? वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे यहां अपोजिशन लीडर कुछ भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे को गिरफ्तार नहीं कर सकते, अच्छा है नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो पॉलिटिकल लेवल तक ठीक है, एक दूसरे को अगर मारना शुरू कर दिया तो कोई दुश्मन थोड़ा है, राजा महाराजा थोड़ा है, तो घोड़ों के ऊपर तलवारें ले लेके भाग रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, यानी हमारे यहाँ मेच्योर्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में फ्रेंकली स्पीकिंग मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। यही कारण है कि 2008 से पहले आपकी किसी भी पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे नहीं किए, और 1947 से आज तक आपके किसी प्राइम मिनिस्टर ने, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। और ये अगर बिटर ट्रुथ ना हो तो मुझे माफ कीजिएगा, 2008 से पहले कौन सी पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे किए थे, बताएंगे जरा? सर हर जगह पे कुछ तो फ्लॉज होते हैं, लेकिन अभी बात जो है, हम जिस टॉपिक पे बात कर आ रहा हूं, ठीक है, मैं मान गया हमें इंडिया में आना है। अब देखिए कुछ तो कंपैरेटिव स्टडी होगा तो कुछ तो डिफरेंसेस आएंगे, और माफ कीजिएगा हमारा, अब मैं क्योंकि अब डिस्कस ही क्लासरूम से हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, देखिए अब मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स होते हैं वो जो एग्जाम क्लियर करते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स और सारे बनते हैं। अब उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप समझ सकते हैं, और वो क्वेश्चन के जवाब भी, और कंपैरेटिव स्टडी होता है तो इसी बिहाफ पर होता है, या आप समझ लीजिए, सॉरी मैं आप हो सकता है आपने गलत गेस्ट को आज बुला लिया हो, इनवाइट किया हो लेकिन देखिए आप जो कह रहे हैं ना, हर कंट्री में फ्लॉज होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ उससे ज्यादा है। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि हमारे यहाँ वो बोतल और पैसे लेकर तो वोट डाल रहे होते हैं, दिस इज द फेस ऑफ डेमोक्रेसी, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को अगर कोई ऐसा कुछ होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होती। अब आ जाते हैं, क्या मोदी परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट नहीं है मोदी, किसने कह दिया परफेक्ट है? लेकिन अभी यहां थोड़ा सा गीता के ऊपर डिस्कशन 2 मिनट के लिए। असलियत में क्या है कि कौरव, आपने महाभारत के बारे में सुना होगा थोड़ा बहुत मैडम? जी जी हाँ, वहां कौरव और पांडव जब लड़ रहे थे तो कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों के बीच में बहस हो गई। बलराम जी कहते हैं कि हमें कौरवों का साथ देना चाहिए, कृष्ण भगवान कहते हैं हमें पांडवों का साथ देना चाहिए। दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है कि किसका सपोर्ट करें। तो बलराम जी कहते हैं कि यार एक बात बताना, पांडव कौन से दूध के धुले हैं, उनमें भी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमारी डेमोक्रेसी का बहुत बेसिक प्रिंसिपल जो आज भी कायम है उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वो लाइन आज भी इंप्लीमेंट होती है कि ये कलयुग मीन्स जो आज चल रहा है हमारी हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, कलयुग में इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है, कौन सत्पुरुष है, कौन ट्रूमन है। फर्क इससे पड़ेगा, क्योंकि सभी गंदे होंगे, फर्क इससे पड़ेगा कि कौन सबसे कम बुरा है। आज वही हाल मोदी जी परफेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी से ज्यादा परफेक्ट हमें आज के दिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, और जिस दिन हमें दिखाई दे जाएगा वो किसी भी पार्टी का हो, उस दिन उसी पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर हमारी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आएगा और वो बेस्ट करता हुआ नजर आएगा, जो हमारी कंट्री के माइंड का रिफ्लेक्शन होगा। यस मैम, थोड़ी ज्यादा ही टाइम ले गए आज हम दोनों ही। ऐसी कोई बात नहीं है। अभिषेक सर, आपसे एक मेरा आखिरी सवाल है। आपको पता है कि यहाँ पर कहा जाता है गोदी मीडिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? और कोई इंसान, जैसे मोहन जी ने कहा, कोई भी इंसान वाकई परफेक्ट नहीं होता, और वाकई कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। और ये बात भी हम डिनाई नहीं करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी गवर्नमेंट, यानी कि जब से उनका टेन्योर चल रहा है तब से उन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वाइज, ग्रोथ वाइज बहुत ज्यादा अप लेके गए हैं, और इंडिया आज की डेट में 4थी बड़ी पावर बनने जा रहा है इकोनॉमी वाइज। और क्या कहना चाहेंगे कि कंटिन्यूसली इंडिया जो है वो इलेक्शंस क्यों, बीजेपी ही क्यों, क्या रीजन है आखिर? देखिए, मैं समझ नहीं पाया आपका सेंट्रल क्वेश्चन क्या है लेकिन बीजेपी क्यों, ये बता रही क्यों बीजेपी ही, वाई क्यों बीजेपी रेजोनेट कर रही है। सेकंड अभिषेक जी, रिबा जी पूछ रही है कि बीजेपी के अलावा दूसरी क्यों नहीं।
ये आप एक है ना क्वेश्चन पाकिस्तान की तरफ से पूरा सोचिएगा कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पाकिस्तान, कि यार यही क्यों, आप कोई और चुनो, आप इसका जवाब दो। मैं पूछता हूँ रिवाजी, ठीक है? बिल्कुल सर। कि यही क्यों दूसरा चुनो यार, मतलब क्या है ना। अच्छा मैं इस लाइन को आगे बढ़ाया तो क्या है ना, मैच नहीं हो पा रहा, काकर साहब एक तरफ है दूसरी तरफ ये है, यार थोड़ा मजा नहीं आ रहा, थोड़े दूसरे लेके आओ। क्या सही है मैडम? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप मैनिफेस्टो देखें, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मैनिफेस्टो करें, तो सारी पार्टियां मोर और लेस सेम चीज ऑफर कर रही हैं। एवरीवन इज ऑफरिंग फ्रीबी, लोग अब लेने को तैयार है, ये व्हाई नॉट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, मुझे जो मिल सकता है मैं मैक्स टू मैक्स गवर्नमेंट से लूंगा, जो मुझे नेगोशिएट कर लूं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो मिल रहा है। उसके बाद भी क्यों बीजेपी, दैट्स अ क्वेश्चन, कि अगर आप कह रहे हो 12,000 रुपए महीना डालेंगे, दूसरा वाला पार्टी के नाम 15 डालेंगे, then why you not going for 15,000? आप क्यों कम में सेटल कर रहे हो? ये क्वेश्चन तो एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है, which I think more or less is a sociological question rather than a political or a legal question. But anyway, उसका रीजन मैंने आपको यही बताया ना, कि भारत में कई नॉलेज अभी भी अधूरे हैं अगर आप रिसर्च एंड एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जैसे इंडिपेंडेंस क्या है और किस चीज से है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाट, एंड व्हेन वाज इंडिया मेड कॉलोनाइज्ड? ये क्वेश्चन आज तक नहीं पता चला मुझे। हम कॉलोनी क्यों बने और किसके बने, ये आज तक नहीं पता चला। कुछ फोर्सेस को आप कह रहे हो वो अपने हैं, लेकिन उनका ओरिजिन बाहर है, आपकी कुछ एक प्रिंसिपल से आप कहते हो उस हिसाब से वो बाहर के नहीं रहे, लेकिन गोरा बाहर का हो गया, क्यों? इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल किससे चल रही है? सो देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन जो एक स्कॉलर लिख रहा है अपनी समझ से, और जो जनता है, जो मेरे जैसे लोग हैं जिनके घर वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो उसको कुछ और कहानियां सुना रहे हैं, वो दुनिया को, देश को कुछ और तरीके से देख रहे हैं। तो कुछ समय तक तो लोगों ने ये देखा कि ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये कहां कहता वोट दे दो, अब वो नहीं कर रहे। डेमोक्रेसी की सबसे खास बात है कि डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होता है। डेमोक्रेसी में आइडियोलॉजी वर्सेस इंडिविजुअल की फाइट में इंडिविजुअल शैल ऑलवेज प्रिवेल एंड द आइडियोलॉजी विल टेक अ बैक सीट, ठीक है ना? जैसा अब इंडिया में एक चीज है, डेमोक्रेसी खतरे में। वो कौन सी चीज है डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी तो खतरे में हो सकती है, बाकी और कुछ खतरे में हो तो वो रिडिक्यूल होगा। इन इंडिया डेमोक्रेसी हैज बिकम लार्जर देन द लाइफ, एंड बाय डेमोक्रेसी इट्स बिकम द पोल्स, नथिंग एल्स। सो भारत का जनमानस वो इस बात को ढूंढना चाह रहा है, हम कौन है, हम शिव को क्यों मानते हैं, मंदिर क्यों होने चाहिए, मंदिर जाना अच्छी चीज है बुरी चीज है, हमारी आइडेंटिटी में क्या सब अलग अलग है। सो वो इतने क्वेश्चन से जूझ रहा है कि, और फिर उसको कास्ट, तुम अलग हो इससे, तुम उसको अलग हो। लोग यूनिटी चाह रहे हैं, बट डाइवर्सिटी के अंदर में कोई कास्ट नहीं छोड़ रहा। आज भी लोग कास्ट के हिसाब से ही छत्तीसगढ़ में शादियां करेंगे और एमपी और राजस्थान में भी, लेकिन फिर भी वो कास्ट से इतर जाके वोट दे रहे हैं। उन्होंने कास्ट सेंसस को रिजेक्ट किया। द आंसर नीड्स दिस बेग्स एन क्वेश्चन, व्हाई आर पीपल डूइंग दैट? और उसका रीजन ये है कि जो हमारा एक स्कॉलरली क्लास है, और हरि साहब हमसे ज्यादा जानेंगे, वो उसने कई ऐसी थ्योरीज प्रोपोगेट की हुई हैं जिनको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारे गैप निकलेंगे जिसका वो जवाब देने को तैयार नहीं है। और अगर आप उनसे पूछोगे तो आप गोदी मीडिया हो जाओगे या आप कोई और मीडिया हो जाओगे। ईदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, either you are you fall in the line with our ideology, or you are communal, you are branded as, अगर आप राम मंदिर जा रहे हैं और राम मंदिर को बनाने की बात कर रहे हैं, आप कम्युनल है स्ट्रेट अवे। भले मेरे दिल में मैं चीख चीख के कह रहा हूं कि मुझे राम मंदिर से प्यार है, मगर मैं मुस्लिम से नफरत नहीं करता। राम मंदिर मेरी आइडेंटिटी है, इसका ये मतलब नहीं है मैं मस्जिदों से नफरत करता हूं, लेकिन आप उसको सुनने को तैयार नहीं हो, आप उसकी बात को समझने को तैयार नहीं हो। आपने राम मंदिर को अपनी अहम का मुद्दा बना दिया। अब आप यह भी प्रचारित कर सकते थे कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा नहीं गया, उसको शिफ्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज करते हुए जस्टिस दी
हालांकि मेरे हिसाब से वो जस्टिस मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि ये मंदिर लेजिटिमेटली टूटा तो फिर सामने वाले का राइट तो नहीं बनता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वेंट वन स्टेप अहेड और उसने कहा कि मस्जिद दीजिए इनको। ये भारतीय न्यायिक व्यवस्था का मानसिकता सोचिए आप, ये भारत की साइक है, वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता, मगर वो अपनी आइडेंटिटी पे टिका रहना चाहता है। अब अगर औरंगजेब हीरो है तो फिर शिवाजी विलेन है, अब अगर अकबर हीरो है तो राणा प्रताप विलेन है, और अगर राणा प्रताप हीरो है तो अकबर विलेन है। ये दुनिया डिवाइड कर दिया आपने ना, आप लोगों को बता नहीं रहे हो कि आप कौन हो। आप सिखों के गुरुओं की हत्या क्यों की गई ये बताने को नहीं तैयार हो। आप ट्रुथ, बस मैं 1 मिनट दूंगा, आप लीजिए, आप उसके बाद बोलें। आपको चाहिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, बैठो और बातें करो। आप चाह रहे हो कि जो मैंने बोल दिया उसको एक्सेप्ट करो, और अगर तुम उसके अलावा कुछ सोचोगे और कुछ बोलोगे तो यू विल बी ब्रांडेड एज हेटर, हेट मॉन्गर। 370 को इन्होंने यही कर दिया। हर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, 370 का स्पेशल स्टेटस क्यों होना चाहिए? बिकॉज की देयर इज अ पर्टिकुलर नीड फॉर दैट। तो आप 370 के फॉर्म में तो पाकिस्तान ही चला रहे थे। इंडिया नीड्स टू सिट डाउन। ये हमारे लोग हैं, हम में से एक है, और हम में से एक है टू नेशन थ्योरी को खत्म, हमारे टू नेशन थ्योरी रिजेक्ट कर दी। कैसे रिजेक्ट किया? हम पाकिस्तान नहीं गए। दिस इज अटर नॉनसेंस। इफ यू हैव रिजेक्टेड टू नेशन थ्योरी, व्हाट एसेंशियली यू आर रिजेक्टिंग कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो कौमें नहीं है, दो रिलीजन हो सकता है। जैसे मैं शिव को मानूं, कोई ब्रह्मा को माने, कोई विष्णु को माने, मैं किसी को मानता ही नहीं। उसी तरीके से आप अल्लाह को मान लो, दैट डजंट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम। आप उसको वो बताने को नहीं तैयार हो। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके आपने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, माइनॉरिटी पे माइनॉरिटी आप पॉप अप किए जा रहे हो। देन हु द हेल इज पीपल ऑफ इंडिया? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट माइनॉरिटी? आपको बैठना पड़ेगा, आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा लोगों के साथ। एक कम्युनिटी ये नहीं कह सकती कि अगर ताजमहल नहीं होता तो तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं होता। कम्युनिटियों में बैठाइए, उनको बातें कीजिए, उनसे कहिए ये आपका ही है। मैं कजाकिस्तान में रहता था, मुझे वहां नवरोज की छुट्टी मिली, ईद की छुट्टी नहीं मिली। वहां पे 90% लोग मुसलमान हैं, वो नवरोज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको याद होगा रिबा जी, उस समय मैंने आपको एक लाइव भी किया था, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम अल माटी, और उसके बाद डिस्को डांस हो रहा है, फास्ट म्यूजिक चल रही है। यहां पे ये बना दिया कि होली खेलोगे तो तुम रिलीजन से वो हो जाओगे। टू नेशन थ्योरी का जो कंटिन्यूटी है इंडिया में, इसको तोड़ना पड़ेगा। हम एक हैं, हमारे गॉड्स अलग हो सकते हैं, किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे, बट द डिमांड फॉर लॉ, दैट इज टू नेशन। तो वो एक डिवीजन क्रिएट करता है सोसाइटी में। अदरवाइज जैसा उन्होंने कहा, हरि जी ने बिल्कुल सही कहा, मोदी जी आएंगे जाएंगे, सैकड़ों मोदी आएंगे जाएंगे। किसी, ना तो भारत का निर्माण किसी नेहरू ने किया, ना तो कोई मोदी करेगा। भारत का निर्माण यहां के कल्चर ने किया, उन ऋषियों मुनियों ने किया जिनके पास वो एडहेसिव पावर था कि आप उस आइडियोलॉजी पे चल के सबको एम्ब्रेस कर लेते। जिन्होंने ये लिखा एकम सत बहुधा विप्रहा वदन्ति, जिन्होंने ये लिखा अहम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये है भारत को बनाने वाली शक्तियां। जब आईआईटी नहीं था उसके पहले भी ब्रह्मदत्त ने जीरो की इन्वेंशन कर दी थी, उसके पहले भी पाई की थ्योरी आ गई थी। तो ये कह देना कि इंडिया में इसरो से स्पेस की स्टडी शुरू होती है, इट्स इनजस्टिस टू आवर पीपल, टू आवर आइडेंटिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मगर वो इंडिया नहीं है। वो इंडिया की सतत कंटिन्यूटी जर्नी में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अगर इंस्टीट्यूशन बनाने से लोग उस स्किल को मास्टर कर लेते तो हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में, कई देशों में ये स्पेस की स्टडीज चल रही हैं, बट एवरीवन इज नॉट क्रिएटिंग इसरो। इट्स अ माइंडसेट। सो ऑल आई एम सेइंग, इंडिया में कुछ डिविसिव
जो आइडियोलॉजीज है उनको रिकंसाइल करना पड़ेगा। इंडियंस को बहुत कुछ बताने की जरूरत है, साथ लाने की जरूरत है। उनको ये नहीं कहना तुम अलग हो, इनकी आइडेंटिटीज को अलग अलग रखो। दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग अनदर स्टेट। सो एनीवेज, मैं बहुत बोल गया। हरि जी को देते, और मैंने भूख लग रही है, खाना नहीं खाया, तो आई विल टेक वेरी क्विक लीव हरि जी की बात सुनकर। जी हरि। क्या मैं, हाँ रेबाहा जी, मैं अभिषेक जी की बात को एक लाइन आगे बढ़ाऊंगा कि असलियत में मेरा इनसे बिल्कुल एग्री है कि बहुत सारे जो आइडियोलॉजिकल डिस्कशन जो है वो कंसिस्टेंटली है, और रूट्स जिस तरीके से शुरू से होनी चाहिए किसी भी सोसाइटी में। हिस्ट्री इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि हमें हमारी रूट्स और कल्चर और सिस्टम, ट्रेडिशन, सब चीजें पता हो। अब इनकी बात को एक लाइन आगे कि असलियत में सर रिजेक्ट कर रहे हैं कि कोई हिस्ट्री में कोई लीडर वीडर कोई नहीं कर सकता। मेरा ऐसा मानना ये है कि जब तक आप एक पावर को, किसी भी फोर्स को एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा। और जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, लीडरशिप की, चाहे वो नेहरू हो, उन्होंने भी असलियत में इंडिया को एक जगह लाकर खड़ा किया, और चाहे मोदी जी हो, जिन्होंने इस टाइम पर सारे के सारी कंट्री को एक जगह लाकर खड़ा किया। कर आम आदमी रहा है, बस उसको मैनेज करने का काम लीडर करता है। आप जैसे पूछना, जैसे आपके पीछे एक सवाल के अंदर के इंडियन डेमोक्रेसी और पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के बीच में, तो असलियत में डिफरेंस यही एक लीडरशिप की लैक होने का था कि आपके यहाँ ऐसा कोई लीडर इमर्ज होकर नहीं आया जो कि इस तरीके से। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं था, असलियत में पाकिस्तान को इजी वे आउट क्या किया गया, इस्लाम का नाम देकर मिसगाइड किया गया बस, और पूरी सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ मौलानाओं के कब्जे में जाकर रह गई। इंडिया में हमारे यहाँ सबसे पहले इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जो सिस्टम्स थे और बहुत सारे दूसरे सिस्टम्स, उनको साइडलाइन करके पूरे सिस्टम, पूरी कंट्री को इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पर एक नाम तो दिया गया ना मॉडर्न, भले ही माइंडसेट पहले से रहा हो, लेकिन मॉडर्न नाम देके उसको एक जगह आगे बढ़ाया गया। और रही बात जो बॉटम लाइन है गोदी मीडिया की, जिसका सवाल आपने किया, असलियत में डेमोक्रेसी का एक बहुत बढ़िया सा नेचर होता है। वो नेचर ये होता है कि आप और मैं अगर लड़ रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाएंगे, रियलिटी आप भी जानते हैं, लेकिन आप भी अगर इस चीज को समझ गए कि रियलिटी जो है वो आम आदमी को समझ में नहीं आने वाली, तो क्या होगा, आम आदमी को आम आदमी की भाषा में समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स इश्यूज किसी को नहीं समझ में आते। अगर आप अपनी कंट्री में भी देखेंगे तो वहां पर अगर कोई भी खड़ा होकर कहेगा ना हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, ये करना है, ग्रोथ रेट ऐसे वैसे, वो सब चीजें वो दिखाई नहीं देंगी, वो आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो एक तरफ जय श्री राम और दूसरी तरफ नाराए तकदीर, अल्लाह अकबर, दोनों के दोनों बोल देंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यही चीज मीडिया में भी है, मीडिया के माथे पर लेबल चिपकाया जाता है, लेकिन क्या हम मीडिया के साथ वैसा बिहेव कर रहे हैं जैसा आप सुनना चाहते हैं? मुझे लगता है आप सुनना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो एंटी मोदी मीडिया है उसका गला दबा दिया जाता है, जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है। मीडिया हाउस टिपिकली कॉर्पोरेट स्टाइल में चलने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि बीजेपी के फेवर और अपोज से ज्यादा, आप कभी भी किसी न्यूज चैनल को आप ढंग से उठाकर देखिएगा, हर न्यूज चैनल में दो एंकर हैं, एक प्रो बीजेपी होगा और दूसरा प्रो कांग्रेस होगा। प्रॉब्लम यह है, प्रो बीजेपी वाला ज्यादा वोकल दिखता है, तो वो टफ क्वेश्चंस बीजेपी में नहीं कांग्रेस पे पूछता है, और लोग उसके फैन ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरा जो प्रो कांग्रेस है वो बीजेपी वालों से टफ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उतना हाइप मिल नहीं पाता, क्योंकि बीजेपी वाले आजकल, आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखोगे, कहीं ज्यादा एग्रेसिव है कंपैरेटिवली बाकी किसी भी पार्टी के। तो यहां पर अब रही बात लेबलिंग की, तो सोशल मीडिया के जमाने में इस लेबल को जानबूझकर गोदी मीडिया, और जिसे कहते हैं कि दूसरा एक नाम अजीब सा दे रखा था लिबरल्स के नाम पर, असलियत में दोनों एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसका क्या गवर्नमेंट पॉलिसी पे असर है? तो आज भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी आप देखोगे तो रवीश कुमार के मेरे ख्याल से 5-7 मिलियन फॉलोवर्स हैं, अच्छी खासी वीडियोस चलती है, पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर अजीत अंजुम से लेकर, और अगर आप अभिसार शर्मा से लेकर जितनों को उठाकर देखेंगे, सबकी वीडियोस खूब चलती है और किसी के ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ नहीं लगता। एक है प्रज्ञा जोशी,
आप यकीन मानिए उसकी वीडियो में खुलकर सरकार की बुराइयां लिखी हुई होती है, कोई नहीं पकड़ता। जब तक कि आप लॉ को नहीं चैलेंज करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की या एजेंसी को नहीं चैलेंज करेंगे, एजेंसी मींस अगर आप मानिए खुलकर ही हमारी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को ही चैलेंज करने लग जाएंगे या सिक्योरिटी को थ्रेट क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और आप जिसे सुनने की कोशिश कर, वो मतलब जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कि गोदी मीडिया एंड ऑल, आप किसी भी न्यूज चैनल को उठाकर देखिएगा, दो वो मिलेंगे आपको एंकर्स, प्रो बीजेपी जो कांग्रेस से टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रो कांग्रेस जो टफ क्वेश्चन बीजेपी से पूछ रहा है, दोनों है। और क्योंकि कॉर्पोरेट है, उसे क्या मतलब है, उसे अपनी टीआरपी और बिजनेस से मतलब है। रही बात सोशल मीडिया पे नेशनलिस्टों का एक क्लास अलग है और जो बाकी एंटी बीजेपी वाला जो माइंडसेट है वो क्लास अलग है, और दोनों चल रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। आप देखिए, वरना दूसरे अगर इतना ही डिक्टेटरशिप टाइप का होता तो क्या रवीश कुमार जो खुलकर बीजेपी की धज्जियां उड़ाते हैं, क्या उनका चैनल बच पाता? इतनी स्ट्राइक आ चुकी होती, कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन उनके व्यूअरशिप देखिए आप, जबरदस्त। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ पड़ोस में बैठ के थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का फर्क है, थोड़ा सा कि हाँ ये कहीं इस लेवल पर है या इस लेवल पर, सुनने का फर्क है, साहब और कुछ नहीं है। ठीक है मैम। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, अभिषेक सर आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।